वेलकम स्टूडेंट्स इन योर इजी एंड इंटरेस्टिंग एसएसटी क्लासेस। आज का जो है टॉपिक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। तो रिसोर्स है क्या चीज़? रिसोर्स का मतलब है कि दैट इज़ सब्सटेंस, कोई भी एनीथिंग सब्सटेंस विच अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, और जिससे का यूज हम करके हम अपनी बेसिक नीड्स को, हमारी नीड्स को जो है फुलफ़िल करते हैं, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स क्या है कि एनीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट एंड विच कैन यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स, इसी को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स की अगर बात करते हैं तो फिजिकली इन्वायरमेंट, जो कि यानी नेचर हम जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों जो है डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन जो है मिलके जो है ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफ़िल करता है। अगर जब तक इन्वायरमेंट से हमारा सामान नहीं मिलता है, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं कर पाते और इंस्टीट्यूशन का नीड नहीं कर पाते हैं, तब तक हम रिसोर्स का भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है इन तीनों सब्सटेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ जो है हम अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जानेंगे। तो रिसोर्स की जो हम क्लासिफिकेशन कहते हैं तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिबिलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप्स और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके आधार पे जो है हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ना। इससे पहले हम एक चार्ट को जान लेते हैं जो कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है। तो रिसोर्स को जो है दो पार्ट में, एक नेचुरल और एक ह्यूमन, यानी कि नेचर से जो हमें डायरेक्टली जो मिलता है वो चाहे रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, यानी कि बायोटिक, अबायोटिक, एग्जेबल, नॉन एग्जेबल, यानी कि नेचर से जो सब्सटेंस हमें मिलता है और उसकी से हमारी नीड फुलफ़िल होती है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे विंड है, एयर है, फॉसल फ्यूल्स है, आपका जो है बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, उन सबको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स को जो है दो पार्ट में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में बांटते हैं। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होता है जो कि रीजनरेट होते रहते हैं नेचर में, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट्स है, इसके ये एग्जांपल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं कि जो एक बार रीजनरेट हो चुका है नेचर में, फिर उसको होने में बहुत साल यानी मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, और वो अर्थ क्रस्ट में एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, जिसमें जो है हमारे फॉसल फ्यूल्स हैं, मेटल्स हैं, इसके ये एग्जांपल हैं। रिन्यूएबल जो है नेचुरल रिसोर्स को हम फिर दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है बायोलॉजिकल, यानी कि वो नेचुरल रिसोर्स जो कि रीजनरेट होता है, लेकिन एक होता है तुरंत कंटिन्यू मिल जाता है, विथ इन द फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स जो हमें मिलता है, जैसे विंड्स, वाटर, सनलाइट्स, ये जो है हमारे तुरंत का तुरंत यानी इमीडिएटली ये हमें मिलता है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स। बायोलॉजिकल वो होता है कि जो आपके रिसोर्स एक टाइम टेकन लगता है एक जनरेशन को जनरेट करने में, दैट इज़ टेकन द फ्यू डेज, फ्यू मंथ। इसमें फ्लोरा और फौना इसके एग्जाम्पल है। Whenever we discussing about the non-renewable resource, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को जो है दो पार्ट में, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल, यानी वो जो है नेचुरल रिसोर्स जो कि मिलियन ईयर्स में जो है फॉर्म होता है, उसको हम रिसाइकल करके उसका रीयूज कर सकते हैं। वो केवल मेटल है, जितने भी मेटल हैं हमारे, आयरन है, एल्युमिनियम है, उसके बाद कॉपर हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो है अर्थ में लिमिटेड अमाउंट में है और हम इसको रिसाइकल प्रोसेस से हम यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम रिसाइकेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। वैसा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जिसको हम एक बार यूज कर लें उसी फेस में
जो है हम उसको गेन नहीं कर सकते, उसको हम नॉन रिसाइकेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल हुआ, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके ये एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो अपने स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अपने पर्पस में करता है। उसके लिए उसकी क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए जो है इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी की नीड होती है। नाउ क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ द रिसोर्स में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के आधार पर जो हम बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स को जानते हैं। बायोटिक रिसोर्स वो होता है जो कि लिविंग थिंग से हमें मिलता है, मतलब कि वो जो सब्सटेंस जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है, और वो किससे गेन करते हैं हम, जो लिविंग थिंग है, प्लांट है, एनिमल्स है, इनसे हमें जो है हमारी नीड्स को फुलफ़िल होता है, दैट इज़ द बायोटिक रिसोर्स। और वहीं पे जो है नॉन लिविंग थिंग से जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल होता है, जो सब्सटेंस नॉन लिविंग थिंग से मिलता है और वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है, उसको हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गए, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटीज़ के आधार पे जो है हम रिसोर्स को दो पार्ट में, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि नेचर में रीजनरेट होता है, वो केमिकल फिजिकल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस होते रहते हैं और वो रीजनरेट नेचर में होता रहता है और उससे हमारी नीड को फुलफ़िल होती रहती है। जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये है नेचर में रीजनरेट होता रहता है और इससे हमारी नीड्स को फुलफ़िल होती है। इसी को हम रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। वो रिसोर्स जो कि एक लॉन्ग टाइम लगता है उसको रीजनरेट होने में और मिलियन ईयर्स लगता है और उसका एक लिमिटेड स्टॉक है और फ्यूचर में वो एग्जिट कर जाएगा, तो इसीलिए हम उसको जो है रिसाइकल प्रोसेस के द्वारा यूज करते हैं और कुछ कर नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेटल हैं, ये इसके में आते हैं। तो मेटल जो है मेटल और फॉसिल फ्यूल्स ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम जो है रीजनरेट होने में मिलियन ईयर्स लग जाता है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में जो है इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसमें एक व्यक्ति पर्सनल का जो है कोई भी एक सिंगल पर्सन जो होते हैं उसको उसका जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो लैंड होता है, उसका जो व्हीकल्स होती है, उसकी हाउसेस होते हैं और वो उसी का ऑनर होता है, दैट इज़ द इंडिविजुअल, और वही चीज़ उसकी डिज़ायर को फुलफ़िल करता है। यानी कि वो रिसोर्स जो एक व्यक्ति की नीड को फुलफ़िल करता है, एक पर्सन की नीड को फुलफ़िल करता है, दैट इज़ द इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट है कम्युनिटी और ऑनर, कम्युनिटी और रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। वो पर्टिकुलर जो है रिसोर्स वो पर्टिकुलर रीजन में का जो है यूटिलाइज जो वहाँ के पीपल करते हैं। जैसे गार्डन हो गया, प्लेग्राउंड हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, या पाउंड हो गया, वेल हो गए, ये जो है कॉमन पीपल के द्वारा यूटिलाइज में लाया जाता है। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स है, इसका यूटिलाइज वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो रिसोर्स जो का जो है ऑनर्स, जिसका जो है कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट टेक द ऑल द डिसीजन एंड यूटिलाइज, तो वो जो है रिसोर्स क्या कहलाएगा, नेशनल रिसोर्स। ये जो है रिसोर्स में वाइल्ड लाइफ हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जो माइनिंग एरिया हो गया, रिवर्स हो गए, जो लैंड्स जो है पार्ट्स ऑफ लैंड्स हो गए, तो ये सारा चीज़ जो है हमारा कैनल हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गए, ये सारा चीज़ का जो है गवर्नमेंट के द्वारा
यूटिलाइजेशन करवाया जाता है और इस पर सारा कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की होती है, इसीलिए इसको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। अगर इसमें एक और चीज़ को ध्यान ज़रूरत है, वो है कि जब हम ओशियन वाटर की बात करें या ओशियन के अंदर जो मिनरल्स हैं, लगभग जो है 12 नेट्रिक माइल जो कोस्टल पार्ट से जो है, यानी 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है कोस्टल पार्ट से ओशियन का, उतने में जितना भी रिसोर्स है, अंदर में जो भी रिसोर्स होंगे उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? जो है गवर्नमेंट। इसलिए इसको नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत डालते हैं। जैसे मुंबई हाई, इसका एक एग्जांपल है मुंबई हाई, जो पेट्रोलियम को निकालता है अरेबियन सी से, और वो जो है एक डिस्टेंस जो है 12 नेटिक माइल के अंदर में आता है। इसी तरीक़ा से हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जो है कि अगर हम बात करें, वो रिसोर्स जो कि 200 न्यूटिक माइल्स ओशियन के का जो है पार्ट 200 न्यूटिक माइल्स जो है आता है, और उसको हम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंतर्गत रखते हैं। इस पे जो है कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आज की यूएनओ कहते हैं, इसका कंट्रोलिंग रहता है, वो सारा डिसीजन इसके लिए लेता है। तो इसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं रिसोर्स का जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स की, तो पहले हम पोटेंशियल रिसोर्स की बात करते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स वो है कि वो रीजन जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स काफ़ी अमाउंट में है, वो रीजन जहाँ पे लॉट्स ऑफ अमाउंट में जो है रिसोर्स अवेलेबल है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब जो भी रीजन, इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, या गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, या टेक्नोलॉजी नहीं है, या पीपल के पास जानकारी नहीं है, रीज़न एनी हो, बट वो रिसोर्स है वहाँ पे रिच अमाउंट में, बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है राजस्थान और गुजरात में, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का काफ़ी चांसेस है, और इसी को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसमें सर्वे के द्वारा, सर्वे करके जो है हम रिसोर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, जानते हैं वो किस क्वालिटी किस क्वांटिटी में है, और डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम इसका हम किस पर्पस में यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का जो है यूटिलाइजेशन उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इसको हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। स्टॉक रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी आज के परिपेश में नहीं बना है, आज के डेट में ऐसा टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं बना है उस और वो जिससे उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया जा सके। जैसे कि एग्जांपल में जो है वाटर जो है वो हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन से बना है, और हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में यूटिलाइज हो सकता है, हम जानते हैं, बट टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं है जिसके कारण जो है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के रूप में यूटिलाइज कर सके। अगर ऐसा टेक्नोलॉजी बन जाता है फ्यूचर में, तो देन 75% जो वाटर हमारा अर्थ सरफेस पे है, तो उसका जो है हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तब हम इसको यूटिलाइज करें, इसीलिए ये रिसोर्स क्या है, स्टॉक रिसोर्स कहलाएगा। अगर हम रिज़र्व रिसोर्स की बात करते हैं, तो रिज़र्व रिसोर्स जो है वो रिसोर्स है जो कि आपके टेक्निकल नो हाउ किस तरीक़ा से हम इसका यूटिलाइज करें, तो यूज़ नॉट बीन स्टार्टेड, इसका जो है अभी तक स्टार्टेड नहीं हो पाया। तो जो है वाटर जो है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इसका एक एग्जांपल बना हुआ है। ये जो है आज के डेट में हम जो है डैम बना के हाइड्रो पावर प्लांट स्टेबलाइज के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो ये हमने रखा था कि हम जब फ्यूचर में जानेंगे तो इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसको हम एक रिज़र्व में रखें, रिज़र्व कोटा में रखे हैं।
आज इसका हम यूटिलाइजेशन अब कर रहे हैं। नेक्स्ट सब जो है इम्पॉर्टेंट है कि रिसोर्स जो है वो उसका यूटिलाइजेशन ह्यूमन करता है, और रिसोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है हमारे नेचर में, लेकिन जो है हम उसका जो है इनडिस्क्रिमिनेटली जो है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। वो मेजर प्रॉब्लम क्या है, तो वो मेजर प्रॉब्लम है कि इससे क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को ही हम नीड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं। रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइजेशन अब जो है कुछ व्यक्तियों के तक ही लिमिटेड हो गया है, वो कुछ व्यक्ति ही वो सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, और नतीजा जो है सोसाइटी जो है रिच एंड पुअर में कन्वर्टेड हो रहा है, क्योंकि रिसोर्स जो है किसी के पास ज़्यादा मिल जाता है, किसी के पास मिलता ही नहीं है, और इस तरीक़ा से जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएटेड होता है, और साथ साथ जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, ओजोन लेयर्स का खतरा, पॉल्यूशन, ये सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएटेड होता है। दैट इज़ द मेजर चैलेंजेस। और ये जो है कब रोका जाए, जब हम डिस्क्रिमिनेटेड रूप से जो है यूज कर रहे हैं, बहुत ही जो है रिसोर्स का जो है एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसे में जो है हम नेचर को बर्बाद कर लेंगे। और हमें फोकस करना है कि जो है रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया। इसके लिए जो है प्रोटेक्शन करने की जो बात आती है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि जो है विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट जो है प्रेजेंट टाइम की नीड को फुलफ़िल करते हुए फ्यूचर को भी नीड फुलफ़िल करना है। तो इसीलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंपेयर विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर मतलब आज के डेट की नीड को फुलफ़िल करना है, आज की जनरेशन को भी नीड फुलफ़िल करना है। ऐसा करना है कि फ्यूचर के जो है जनरेशन को भी वो सामान मिल सके और नेचर को भी नुकसान ना हो पाए। हम कोल निकालें, पेट्रोलियम निकालें, या जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मिक एनर्जी, कुछ जो भी एनर्जी हम यूटिलाइज, जो भी नेचर से सब्सटेंस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो नेचर को ज़्यादा से डैमेज ना करें, और प्रेजेंट टाइम की नीड को फुलफ़िल करते फ्यूचर का भी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी नीड्स के लिए जो है रिसोर्स अवेलेबल किया जाए। अगर हम बात करते हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जो है एक रियो में, ब्राज़ील में जो है कैपिटल है रियो, उसमें जो एक जो अर्थ समिट होता है इन 1992 में, जिसमें 100 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है मेन प्रॉब्लम था कि जो ग्लोबल डैमेज हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन करना, उसमें जो है सोशल इकोनॉमिकल रूप से जो है प्रोटेक्शन लाना। इसीलिए इसमें जो है एजेंडा 21 को प्रेजेंट किया गया, यानी कि 21 ऐसे पॉइंट्स को, टॉपिक को पुटअप किया गया, ताकि जो है लोग जो है पूरे कंट्री के, पूरे इंटायर ऑफ द वर्ल्ड में फोकस कर सके और बायोडाइवर्सिटीज़ को जो है मेंटेन कर सके, जो फ्लोरा एंड फौना एग्जिट हो रहे हैं उसको बचाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग खतरे को रोका जाए, पॉल्यूशन को कंट्रोलिंग किया जाए। तो इसके लिए जो है वर्क परफॉर्मेंस दिया गया। तो इसमें जो है अगर हम बात करें UNCED की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो है एजेंडा में ये बातें किया गया है कि इन्वायरमेंट का डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़, ग्लोबल कॉपरेशंस और कॉमन इंटरेस्ट, मैन्युअल नीड्स, इन सब को जो है 21 पॉइंट्स के अंतर्गत, एजेंडा 21 के अंतर्गत डाला गया है, और ताकि जो है इसके द्वारा जो है हम प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स को कर सकें।
रिसोर्स प्लानिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग, आखिर मुझे रिसोर्स प्लानिंग की क्यों नीड है? तो मैंने वी वी डिस्कसिंग अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नेचर में अवेलेबल है, बट हर प्लेस में जो है रिसोर्स अलग अलग अमाउंट में है। जैसे कोल की बात करें तो भारत में जो है झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन सब में जो है अवेलेबल है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कोल नहीं मिलता है। पेट्रोलियम जो है आपका बिहार में नहीं मिलता है, झारखंड में नहीं मिलता है, वो मुंबई हाई, अंकलेश्वर जो है असम के एरियाओं में मिलता है। तो मतलब कि नेचर ने रिसोर्स को जो है अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमें जो है रिसोर्स को इस तरीक़ा से प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो है एक जगह का दूसरे जगह की नीड को फुलफ़िल किया जा सके। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। यानी एक का से कोल निकाल के दूसरे स्टेट को जो है कोल पहुंचा के उसकी नीड को फुलफ़िल कराना। एक जगह से जो है आसाम से जो है पेट्रोलियम निकाल के जो है बिहार, झारखंड जैसे एरियाओं में पेट्रोलियम की नीड्स को फुलफ़िल करना। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगर रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग में के अंतर्गत जो है ये फोकस किया जाता है कि रिसोर्स का सही ढंग से यूटिलाइज हो, जितना नीड है उतना ही जो है रिसोर्स निकाला जाए, डग किया जाए। तीसरा जो है रिसोर्स के अंतर्गत जो है ये क्लास जो है बताया जाता है कि उसका जो है प्रेजेंट टाइम की नीड को फुलफ़िल करते फ्यूचर के लिए भी स्टॉक में रखा जाए। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की नीड को बताया जाता है। अगर रिसोर्स प्लानिंग की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नेशन की जो डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रिसोर्स है उसको किस तरीक़े से यूटिलाइज़ किया जाए, इस पर्पस में भी जो है रिसोर्स की ज़रूरत है। तो रिसोर्स में जो भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है उसको किस तरीक़ा से हम यूटिलाइज़ करें, तो इस पर्पस में भी जो है रिसोर्स प्लानिंग की नीड पड़ती है। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो इंडिया में तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई द रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। रखना क्या है, इसमें तो आपके 3 पॉइंट्स हैं, मैं इसको जो है अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स के लिए हमें सर्वे करना पड़ता है। फर्स्ट वी नीड टू सर्वे करके जो है हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किस चीज़ का? रिसोर्स के बारे में सर्वे करके हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशंस करते हैं कि रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स किस क्वांटिटी, किस क्वालिटी में अवेलेबल है। तो पहला हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे करके दूसरा काम क्या करें, आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में रिसोर्स अवेलेबल है। फिर इसके अंदर जो है क्या काम करेंगे, मैपिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, मैपिंग का काम करेंगे। ये काम हो जाने के बाद जो है फोर्थ में ये करेंगे कि हमें जो है टेक्नोलॉजी को इनपुट करना है। रिसोर्स को जो है यूटिलाइज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है ताकि हम रिसोर्स का सही ढंग से यूटिलाइज हो सके। प्लस जो है अगर हम बात करते हैं रिसोर्स की, तो रिसोर्स के अंतर्गत जो है हमें वही रिसोर्स को निकालना है जो मैचिंग ऑफ द रिसोर्स किससे हो, नेशनल डेवलपमेंट से। नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्स, वही रिसोर्स को निकालना ज़रूरी है। इसीलिए फर्स्ट जो है 5 इयर्स प्लानिंग को भी लॉन्च इसीलिए भी किया गया ताकि रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके। तो हम इस तरीक़ा से कह सकते हैं रिसोर्स जो है एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर सर्वे ठीक से नहीं होगा तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैपिंग सही ढंग से नहीं हो पाएगा, फिर टेक्नोलॉजी को सही नहीं यूज होगा और नेशन का डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स भी हमें नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्स का जो हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। वाई डू नीड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में है, बट फर्स्ट पॉइंट इज ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली है।
एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हर एक को जो है सही यूटिलाइजेशन मिल सके, इसीलिए कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा जो है प्रेजेंट टाइम की नीड को फुलफ़िल करना है, तो सही ढंग से करना है ताकि उसका जो है मिसयूज ना हो। तीसरा, फ्यूचर की नीड्स के लिए भी हमें स्टॉक करना है, इसीलिए कंजर्वेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन इसलिए भी नीडेबल है ताकि जो है सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है इम्प्रूव किया जा सके। रिसोर्स का सही ढंग से अगर हम यूटिलाइज करें तो सोशल इकोनॉमिकल जो है डेवलप होगा। और रिसोर्स का कंजर्वेशन करने से क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में कमी आएगी। रिसोर्स का जो है कंजर्वेशन इसलिए है कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए उसको हम बचा के रखेंगे ताकि जो है फ्यूचर में जो है इसका प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। इस तरीक़ा से कंजर्वेशन बहुत ही नीडेबल है, इसलिए गांधी जी भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि रिसोर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनकी जो है शब्दों में गांधी वॉज वेरी अडेप्ट इन वॉइसिंग दैट रिसोर्स जो है उसको कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करें तो लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड ही से हमारी सारा का सारा नीड फुलफ़िल होता है। लैंड के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, इसमें जो है जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उससे हम अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं, चाहे वो बॉक्साइट निकाल के हो या आयरन ओर को निकाल के करें या जो है क्यूपराइट को निकाल के करें या सम ऑफ अदर्स जो है मिनरल्स उसको निकाल के। इसके अलावा जो है लैंड ही पे हमारा जो है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ भी मिलता है, वो हमारी नीड को फुलफ़िल करता है। प्लस जो है वाटर है, एयर है या जो है सनलाइट्स हैं, वो सारा जो है लैंड पे ही हमें मिलता है। तो इस तरीक़ा से जो है लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। और अगर हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को अगर ठीक से देखा जाए तो अबाउट जो है 43% हम लैंड जो है वो प्लेन एरिया को यूटिलाइज करते हैं, माउंटेन का हम 30% यूटिलाइज करते हैं और 20% जो हम जो है 27% प्लेटू एरिया को हम यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम फोकस किया जाए जो पैटर्न ऑफ द लैंड का यूटिलाइजेशन की, लैंड जो है यूटिलाइजेशन की अगर देखा जाए तो लैंड का जो है हम यूटिलाइजेशन देखा जाए तो मिलता है क्या, लगभग जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है कुछ लैंड जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में 22% भारत का जो लैंड फॉर्म है उसका जो है 22% वो फॉरेस्ट के में जाता है। तो फॉरेस्ट के अंदर जो है कुछ लैंड का यूटिलाइजेशन में चला गया। फिर जो है लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए है, अवेलेबल है, बट अब हम वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहा। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। तो वो कौन कौन से हैं लैंड, तो बैरन वेस्ट लैंड और जो है लैंड पुट अप नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। तो जो बैरन लैंड है, बंजर भूमि जिसे कहते हैं, वेस्ट लैंड है, पड़ती भूमि जिसे हम कहते हैं, वो पड़ा रहता है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल था। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड में। पहले जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था, लेकिन अब वहाँ पे रोड बन गया है या तो बिल्डिंग्स बन गई या फैक्ट्री स्टेबल्स हो गए, इस तरीक़ा से जो है वो लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज में चला गया। नेक्स्ट है लैंड का जो है यूटिलाइजेशन, अदर्स अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें इंक्लूडिंग जो है फैलो लैंड को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो लैंड जो कि परमानेंट पेस्चर में या ग्रेजिंग लैंड में चला गया, यानी कि जो है लैंड को जो है गाय भैंस बकरी को जो चराने के लिए रख दिया जाता है, उसके लिए जो है लैंड छोड़ दिया जाता है, उसको हम परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। फिर लैंड जो है वो मिसलीजियस ट्री क्रॉस में चला गया। मिसलीजियस ट्री मतलब है कि जैसे हम बागानी करते हैं, यानी जैसे टी कॉफ़ी का पेड़ को लगाते हैं, या हम जो है मैंगो ट्री
एप्पल का ट्री, बनाना का जो है ट्री लगाते हैं, तो ये क्या है, एक लंबा ड्यूरेशन के लिए रहता है और इसको जो है 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक इसका जो है हम जो है वो लैंड इस पेड़ पौधे के लिए ही यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके जो है वेस्ट लैंड, जो कि लेफ्ट की कर देते हैं मोर देन 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए छोड़ देते हैं कि इसका हम 5 साल के बाद यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसे तीनों लैंड जो कि गेजिंग में चला गया, जो मिसलिस ट्री क्रॉप में चला गया, वेस्ट लैंड में चला गया, उसको हम अदर अनकल्टिवेट लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड में जो है एक करंट फैलो होता है, एक अदर देन करंट फैलो होता है। करंट मतलब होता है कि कुछ पीरियड के लिए, यानी कि जो है लेफ्ट जो है कर देते हैं 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए। एग्रीकल्चर ईयर में जो है 3 आते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद, ये 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं। तो इसमें जो है या तो जैद क्रॉप्स कर लिए या रबी क्रॉप्स कर लिए, बाकी जो है सीजन के लिए छोड़ देते हैं, या तो खरीफ और जो है रबी कर लिए, जैद में हम छोड़ देते हैं। इस तरीका को जो हम छोड़ते हैं कुछ पीरियड के लिए, तो उसको हम करंट फैलो कहते हैं। और एक होता है 1 to 5 ईयर्स के लिए जो हम छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। जो लास्ट है वो नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया वो होता है जिसमें आपका कोई भी सोइंग करते हैं, कोई भी हम सोइंग काम करते हैं, कोई भी एरिया में हम सोइंग का काम करते हैं मोर देन इन 1 एग्रीकल्चर ईयर। एक कल्चर ईयर में जो है 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, जैद, खरीफ एंड रबी। तो इसमें जो है कम से कम 2 क्रॉप्स हम लगाते हैं, साल में 2 बार क्रॉप्स का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जो है एरिया का जो हम नेट सोन एरिया कहते हैं। और इसी को जो है हम ऑल्सो एक नाम दिया जाता है ग्रॉस क्रॉपिड एरिया। यानी कि आपके पास 5 हेक्टेयर लैंड है, 5 हेक्टेयर लैंड में जो है आप 5 हेक्टेयर पे साल में 2 क्रॉप्स जो है सोइंग कर रहे हैं, खरीफ एंड जैद, या जो है रबी और खरीफ, तो उसको हम नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉपिड एरिया के नाम से जानते हैं। अगर हम लैंड का जो है पैटर्न ऑफ जो है यूज़ इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं कि इंडिया जो है उसके पास 3.228 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर लैंड फॉर्म है। उसकी जो एरिया इंडिया का है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें जो है 93% हम जो है इसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बाकी जो है हमारा यूज में नहीं आ पा रहा है, वो चाहे माउंटेन एरिया आ जाने के कारण, हिलीज एरिया आ जाने के कारण, या कुछ बाउंड्रीज जो है डिस्टर्ब रह जाते हैं, उसके कारण जो हम इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से एक फिगर को देखें, दैट इज़ द फिगर पाई चार्ट, तो ये फिगर में जो है बताया गया कि 1960, 61 और 2008 और 9 का जो है पाई चार्ट है, जो रिसेंटली जो है डाटा अपडेट होता रहता है। तो आपके पास जो करंट डाटा जो होगा उसमें भी आप देखिएगा, तो उसमें दिखाया गया है कि ये जो आपके बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्स फॉरेस्ट का, बैरन लैंड का जो है एरिया, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में जो है पेस्चर लैंड के रूप में, जो है ट्री क्रॉप्स ग्रोइंग के में, एग्रीकल्चर वेस्ट में, फैलो लैंड में, करंट फैलो में, नेट सोन एरिया में, ये बॉक्सेस को देखा जाए तो ये जो आपके पाई चार्ट है तो वो 1960 जो है 61 का जो है ये पाई चार्ट है, और ये 2008 का जो है पाई चार्ट है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो फॉरेस्ट रीजन जो है 60 और 61 में, उसमें अगर जो है कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि परसेंटेज जो है उसमें चेंजेस आ रहा है। जो पहले फॉरेस्ट 60-61 में जो है लैंड 18.11% यूटिलाइज में था, वो जो है 2008 में आते आते फॉरेस्ट लैंड बढ़ के
7-8% आ गया। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इको जो है बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो बेहतर कब होगा, जितना लैंड है उसका 32% लैंड जो होगा वो किस में रहेगा, फॉरेस्ट में रहेगा। तो इस तरीक़ा से अभी भी हमारा कंडीशन बेहतर नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो बैरन लैंड या वेस्ट लैंड की बात करें, उसकी परसेंटेज जो है 60 या 61 में कितना था, 12%। अब उसकी जो है घट के जो है 8.61 आई। यानी कि अब जो वेस्ट लैंड है और बैरन लैंड है उसका हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ला रहे हैं, या अदर्स जो है चीज़ों में, जैसे रोड बनाने में हो गया, बिल्डिंग स्टेबलाइज करने में या फैक्ट्री स्टेबलाइज करने में उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ की बात करें, तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जो है आपका 4.95 था, जो कि बढ़ के अब 5.57 हो गया है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम जो है पैस्चर गेजिंग लैंड करें तो वो जो है 4.71% था, जो कि अब घट के 3.38 हो गया है। अगर हम जो है जो है मिसलियस क्रॉप्स जो है के लिए लैंड जो है पहले कितना था, 1.50 था, अब ये जो है 1.11% हो गया है। ठीक उसी तरीक़ा से है वेस्ट लैंड की अगर बात करें तो पहले कितना था, 6.28 था, जो कि 4.17 हो गया है। जो करंट फैलो लैंड की बात करें तो करंट फैलो लैंड जो है पहले कितना था, 3.50 था, अब जो है 3.37 हो गया है। जो आपके करंट फैलो के अलावा जो है अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो नेट सोन एरिया जो है उसकी परसेंटेज जो है पहले कितना था, 75.26 था, और वो बढ़ के जो है 46.24 हो गया। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो कंपेयर करने पे तो कुछ चीज़ों में हमें काफ़ी इंक्रीज़मेंट देखने को मिला। यानी कि हम जो है नेट जोन एरिया में इंक्रीज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट लैंड जो था उसमें जो है बैरन लैंड है उसमें कमी करके उसका यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरीक़ा से लैंड का जो है पैटर्न में जो है चेंजेस आ रहा है। अगर हम जो लैंड जिसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन से डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस वो बढ़ जाता है।